नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। 2 बार पूर्व एमएलए रह चुकी शारदा राठौर के साथ में 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसपे उन्होंने आरोप लगाया है कि शर्मा जी उनसे मिले और उन्होंने उनसे 10 लाख रुपए की ठगी सोशल मीडिया हैंडल करने के नाम पर की। और आपको बता दें, इस मामले में जो सेक्टर 17 में थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको पीआरओ की बाइट सुना देती हूँ, उनका क्या कहना है, उसके बाद आगे का मामला मैं आपको बताऊंगी। शारदा राठौर द्वारा एक शिकायत दी गई है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि जुलाई 2024 में ब्रिजमोहन शर्मा नाम का व्यक्ति इनसे मिला। इसने अपने आप को बताया कि उसके बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है और वह सोशल मीडिया हैंडल का भी काम देखता है, तो वह उनका अकाउंट भी देख लेगा। और इसकी एवज में उन्होंने पूर्व विधायक से 10 लाख रुपए दिए। तो ना तो उसके द्वारा कोई काम किया गया, तो जब उसे पैसे वापस मांगे गए तो ब्रिज कुमार शर्मा द्वारा 8 लाख रुपए, एक 5 लाख का चेक और एक 3 लाख का चेक, 8 लाख का चेक उनको दिया। तो दोनों चेक बाउंस हो गए और इस पर ये शिकायत यहाँ थाने में प्राप्त थी। थाने में प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। और थाने की शिकायत थाना सेक्टर 17 में ये शिकायत प्राप्त हुई है और केस रजिस्टर होने उपरांत धोखाधड़ी की सेक्शंस में केस रजिस्टर हुआ है और मामले का अनुसंधान जारी। सर, क्या एफआईआर नंबर क्या है जो केस रजिस्टर? जी, एफआईआर नंबर 82 दिनांक 11/4/2025 जो बीएनएस की धारा 316(2) और 318(4) में पंजीकृत हुआ है सेक्टर 17 पर। जी, अभी मामला अनुसंधानाधीन है। जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसको अनुसार इसमें नहीं मिल सकता। ठीक है सर। देखिए, पूरा मामला ये है कि शारदा राठौर के साथ में 10 लाख रुपए की ठगी की गई राष्ट्रीय नेता से मिलवाने के नाम पर। हमारे साथ जिन पर आरोप लगाया जा रहा है उनकी लॉयर मौजूद है, रुचि मुंजाली, और जानेंगे 10 लाख रुपए का पूरा माजरा क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार। देखिए, इससे पहले कि मैं इसमें सच्चाई या झूठे के बारे में बात करूं, उससे पहले मैं जनता से यही सवाल करूंगी कि शारदा राठौर एक जानी मानी हस्ती हैं जो खुद 2 बार एमएलए रह चुकी हैं। कांग्रेस की अच्छी नेताओं में उनकी गिनती है। और अगर आप एफआईआर को पढ़ेंगे तो एफआईआर में उनका वर्जन ये है कि उनसे ये पैसे ये कह के लिए गए थे कि हम तुम्हें बड़े बड़े नेताओं से मिलवा देंगे प्लस सोशल मीडिया को हैंडल करेंगे। क्योंकि उन्होंने अपनी जो एफआईआर है उसमें ये लिखवाया है कि इन लोगों ने मुझसे कहा था कि कुछ पैसे दे दो जिसके एवज में हम आपको राष्ट्रीय नेताओं से मिलवाएंगे और आपका सोशल मीडिया का काम भी हम संभालेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो शारदा राठौर जी हैं, ना केवल जानी मानी हस्ती हैं बल्कि एक समझदार और देश की सेवा में लगी हुई एक महिला है। तो मैं उनसे इतनी तो समझदारी एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं क्या एक आम जनता भी समझदारी एक्सपेक्ट करती है कि अगर वो किसी को पैसे दे रही हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करेंगी। अगर किसी ने आपको कह दिया कि मेरे को पैसे दे दो, मैं आपकी सोशल मीडिया को हैंडल करूंगा, तो क्या उन्होंने कभी ये चेक किया कि उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है या नहीं है, क्या वो उनका कोई इस तरीके की कंपनी है या नहीं? ये सब बातें जो एफआईआर में कही गई हैं या कंप्लेन में दर्शाई गई हैं, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। और जो भी सच्चाई है वो इस वक्त मीडिया पे मैं नहीं बोलना चाहूंगी, जो भी कुछ है वो हम कोर्ट में ही बोलेंगे। बट यस, यहाँ पे मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगी सभी दर्शकों से कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे क्लाइंट को गलत रूप से बदनाम किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, इस तरीके से कोई पैसे नहीं दिए, ना तो पैसे लिए गए थे कि हम उनकी कोई सोशल मीडिया हैंडलिंग करेंगे या नेताओं से मिलवाएंगे। वो खुद तो एमएलए 2 बार रह चुकी हैं, तो वो उनको क्या हम बड़े बड़े नेताओं से मिलवाएंगे? इनफैक्ट कोई भी सिविलियन है, कोई भी इंसान है जिसको अपना कोई काम करवाना है, मुझे लगता है कि वो खुद जाएगा कि मैडम आप मुझे इनसे मिलवा दीजिए, उनसे मिलवा दीजिए। क्योंकि जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स के अंदर है, आई डोंट थिंक कि उसको किसी थर्ड पार्टी की, किसी एक सिविलियन की जरूरत है टू गेट अप्रोच टू एनी नेशनल लीडर। तो ये तो बातें टोटली फिक्टिशियस है एंड कंकॉक्टेड है। मतलब इट इज हाईली आफ्टर थॉट, जो बिल्कुल बेसलेस है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं कि हमने उनको राष्ट्रीय नेता से मिलवाने के नाम पे मेरे क्लाइंट ने पैसे लिए हों। दूसरी बात वो ये कह रही है सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए की गई। तो मेरा एक ये कहना है कि
आप सब जानते हैं कि कोई भी इलेक्शन पर्टेनिंग टू कैंपेनिंग के अगर पैसे लिए जाते हैं, दैट मनी इज अकाउंटेबल. यू आर अकाउंटेबल टू गिव अ डिटेल ऑफ एवरी सिंगल पेनी. चाहे आपने पैसा लगाया, चाहे आपके परिवार ने लगाया. जैसा उन्होंने एफआईआर में कहा है कि उनकी माताजी ने 3 बार में 5 लाख रुपए दिए और 3 बार में उन्होंने 5 लाख रुपए दिए. तो जब वो बातें ये कोर्ट में आएंगी तो क्या वो ये दिखा सकेंगी 5 लाख रुपए की कि वो सोर्स ऑफ इनकम क्या थी जो कैश में आया और फिर वो उन्होंने अपनी आईटीआर में दिखाया है या नहीं दिखाया. चेक उनके पास मेरे क्लाइंट के 8 लाख रुपए के हैं, दैट इज अनडिस्प्यूटेड. मगर चेक के जो 138 के नोटिस हैं जो उन्होंने अपने वकील के थ्रू हमें भिजवाए हैं, मेरे क्लाइंट को भिजवाए हैं, जिस बारे में मेरे उनके एडवोकेट से भी बातचीत चल रही थी कि ये चेक्स जो हमारे चेक किसी और वजह से दिए हुए थे, जो कि अनडेटेड चेक्स थे, जो मैडम ने वापस करने थे, जो मैडम ने कहा मुझसे मिसप्लेस हो गए हैं, वो मैं अभी ऑनलाइन आके नहीं बताना चाहूंगी कि हमने क्यों दिए थे. वो हम कोर्ट में ही करेंगे. बट यस, इस बारे में मेरी कंटिन्यूअसली उनके एडवोकेट से भी बात हुई है कि इस मैटर को बैठ के सेटल किया जाए, क्योंकि ये बातें अगर बाहर जाएंगी तो सही नहीं है. हमारे लिए तो इतना कोई नुकसान नहीं है, शायद मैडम के लिए ज्यादा हो सकेगा, क्योंकि मैडम इज अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग. अगर आप इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पैसे दे रहे हैं किसी को कि आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल करेगा, तो क्या आपने उस पैसे को उस इलेक्शन के जो अकाउंट में, स्पेशल मैनिफेस्टो अकाउंट में पैसा डलता है, क्या उससे विड्रॉ किया है, या आपने इलेक्शन कमीशन को इस पैसों का हिसाब किताब दिया है? ये बहुत प्रॉब्लम्स आगे आने वाली हैं. दूसरी बात कि मैडम ने जैसे कहा है अपनी कंप्लेन के अंदर कि उन्होंने ये कहा कि उनकी बेटी आईएएस ऑफिसर है. ठीक है, ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि आप खुद एमएलए रह चुकी हैं. आपको नहीं पता कि हमारा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद, को इतना बड़ा तो है नहीं कि आपको नहीं पता कि कौन आईएएस है कौन नहीं है. आप ऐसे ही किसी की मनगढ़ंत बातों में आ गई. इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये कहानी से बनाई गई है. और मुझे लगता है कि इसमें आम जनता भी शायद समझ पा रही होगी कि एक एमएलए को, पूर्व एमएलए को ये कह के पैसे लिए गए किसी ने कि वो बड़े बड़े नेताओं से मिलाएगा या फिर वो सोशल मीडिया हैंडलिंग करेगा, डज नॉट होल्ड एनी गुड. सेकेंडली, जो लीगल नोटिस उन्होंने 138 का दिया है, दो देयर आर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट विच क्लियरली सेज कि आप 138 की प्रोसीडिंग एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग साथ साथ साइमल्टेनियसली चला सकते हो, बट एटलीस्ट बोन ऑफ कंटेंशन हैज टू बी सेम. जो आप 138 के नोटिस में लिख रहे हो वही तो आप अपनी एफआईआर में लिखवाओगे. 138 के नोटिस में कहीं पे भी उन्होंने ऐसा नहीं लिख के दिया कि उनको इस तरीके से गुमराह किया गया कि उनकी हमारी क्लाइंट की बेटी आईएएस है या क्या है, कुछ भी नहीं लिखा गया. ठीक है, और ना ही उन्होंने कहीं ये लिख के दिया कि हमने उनको बड़े बड़े नेताओं से मिलवाने का कोई वादा किया था. लीगल नोटिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना लिख के दिया है मैडम ने कि भाई इन्होंने हमसे पैसे लिए थे सोशल मीडिया को हैंडलिंग करने के लिए, जो कि उन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया के लिए किए थे. पहली बात तो ये कि मैडम जो कह रही हैं कि हमने सोशल मीडिया हैंडलिंग मेरे क्लाइंट ने नहीं की, वो कैसे कह सकती हैं? अगर चलिए मैं मैडम की बात मान लेती हूँ कि सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए पैसे लिए थे, जब मैडम को कांग्रेस का टिकट ही नहीं मिला फिर वो अपने आप निर्दलीय लड़ी हैं. हमने तो उनसे तब भी ये बात के लिए नहीं कह रहे कि वो अपने आप अकेले क्यों लड़ी या कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो उनको वेट करना चाहिए. वी आर नॉट ऑन टू दैट, बट पॉइंट हियर इज कि अगर वो ये कह रही हैं कि हमने सोशल मीडिया के पैसे लिए थे, तो वो ये कैसे कह सकती हैं कि सोशल मीडिया हैंडलिंग नहीं की या किस चीज के पैसे लिए थे वो नहीं हुआ. ये सब एक मन बनाती हुई कह सकते हैं कि कंकॉक्टेड है, मन से बनाई हुई कहानियां हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है. मैं बार बार यही कहूंगी, सभी दर्शकों से आपके सबसे यही कहूंगी कि ऐसी बातों को ध्यान ना दें. इस तरीके का मामला जो मेरे क्लाइंट के ऊपर एलिगेशंस लगाए हुए हैं कि नेताओं से मिलवाने के पैसे थे या सोशल मीडिया के पैसे थे, बिल्कुल झूठा है. ये चेक किसी और चीज के लिए दिए गए थे, एज अ सिक्योरिटी चेक थे. जो मामला अगर ये कोर्ट में जाएगा तो आपको कोर्ट के माध्यम से हम पूरा बता देंगे. अभी बिकॉज इट इज बिटवीन मी एंड माय क्लाइंट, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन का पार्ट है. मैं यहाँ पे मीडिया में नहीं बोलना चाहती, ना मैं बोलने के लिए उसको एंटाइटल हूं. बट येस, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि ऐसे मामले पुलिस को भी दर्ज करने से पहले कि जस्ट बिकॉज आपके पास पॉलिटिकल प्रेशर है या कुछ भी है, आपने संगीन आरोप लगा के 316 ब्रैकेट 2 और 318 ब्रैकेट 4 के अंदर, यानी कि जो पहले 420 एंड 406 जैसे संगीन आरोप थे, चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें आपने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, पर मुझे ये लगता है कि इस मामले की पहले सच्चाई तक जाना चाहिए था. क्योंकि मेरे क्लाइंट को इसमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस आया था, बट मेरे क्लाइंट की तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण से
मैं खुद गई थी और जाके आईओ साहब से मिलके आई थी। एसएचओ सर उस दिन वहां पे नहीं मिले थे क्योंकि सीएम साहब ने आना था मैराथन के लिए, तो मुझे मिल नहीं पाए थे एसएचओ सर, बट मेरी उनसे टेलीफोनिकली बात हुई थी और मैंने उनको बिल्कुल बताया था कि सर हमारे पास लीगल नोटिस है, लीगल नोटिस में मैडम ने कुछ और कहानी लिखी है, जबकि आप जो कंप्लेंट बता रहे हैं उसमें कोई और कहानी है। पर शायद उन्होंने इस बात को गहराई को ना समझते हुए जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मैंने आईओ साहब को लीगल नोटिस की कॉपी मैंने भी भेज दी थी और मेरे क्लाइंट ने भी उनको अपने व्हाट्सएप से भेजी थी। वो इसीलिए दी गई थी कि पहले आप खुद चेक कर लीजिए कि क्या लीगल नोटिस जो मैडम के जो कंप्लेनेंट है शारदा राठौर जी, उनकी वकील के द्वारा हमें आया है, उसमें और जो कंप्लेंट दी गई है वो दोनों आपस में कोलैबोरेट भी करती हैं या नहीं, आपस में मिलती भी है या नहीं। कहीं ये ना हो कि वो अपनी ही उसमें प्रॉब्लम में आ जाए या फंस जाए, कि क्योंकि लॉ में बोन ऑफ कंटेंशन हैज टू बी एटलीस्ट सेम इन डिफरेंट प्लेसेस। अनडाउटेडली 138 एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन गो पैरेलल ऑल टुगेदर, बट बोन ऑफ कंटेंशन हैज टू बी सेम, जो नहीं रहा। क्या आपके क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया हैंडल करने कोई काम करते हैं? मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो इस तरीके का कोई काम करते हैं, ना ही उन्होंने इस तरीके से कि कुछ कह के ये पैसे लिए थे या दिए थे। पहली बात तो पैसे उन्होंने कुछ लिए ही नहीं थे। हाँ, मैडम को चेक जरूर दिए गए थे और वो चेक्स अनडेटेड चेक्स थे, ब्लैंक चेक्स दिए थे, साइन करके दिए थे, और वो मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं बता पा रही हूँ कि किस लिए थे, बट यस जिस दिन ये मामला कोर्ट में जाएगा उस दिन ये सारी बातें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। आपका साफ साफ ये कहना है कि जो केस दर्ज किया गया है वो साफ साफ झूठा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? बिल्कुल, ये केस ना केवल झूठा बेबुनियाद है बल्कि मनगढ़ंत कहानियों पे है। मैं कहती हूँ अगर कोई आम इंसान गया होता तो शायद पुलिस इतनी जल्दी मुकदमा भी नहीं दर्ज करती और सिंपली इसको ये कह के कर देती कि ये तो 138 का चेक का केस है, जाके कोर्ट में लड़ो, या ये सिविल मुकदमा है, इसको कोर्ट में जाके लड़ो, या पुलिस यहाँ पे पैसे दिलवाने के लिए तो बैठी नहीं है, पुलिस रिकवरी एजेंट नहीं है, जाके कोर्ट में लड़ो। जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक पूर्व एमएलए इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर में जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज हुआ है। बिना जांच पड़ताल किए, बिना दोनों पक्ष जाने, एक पॉलिटिकल प्रेशर में आके पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पॉलिटिकल प्रेशर में मुकदमा या तो दर्ज हुआ है, या हो भी सकता है कि ये मुकदमा गलत रूप से दर्ज हुआ हो और हो सकता है कि कल ही इस मुकदमे को क्लोजर भी लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ये एक कंप्लेंट दी गई होगी बट पुलिस ने बिना सोचे समझे शायद मैडम का नाम सुनते ही मुकदमा, हो सकता है मैडम से बिना पूछे ही दर्ज कर दिया हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैडम इस चीज को इतना उठाना भी पसंद करेंगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है कि पुलिस की लापरवाही से ये गलती से मुकदमा दर्ज हुआ हो। बाकी रेस्ट इज टू द पुलिस, पुलिस को ज्यादा पता होगा कि उन्होंने क्या सोच के बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए और बिना जो सबूत हमने उनको दिए थे उसको उसकी गहराई तक जाए बिना कैसे मुकदमा दर्ज किया है, ये तो अब कोर्ट में ही पता चलेगा। कंप्लेन में और जो नोटिस मिला है दोनों के वाक्य सारे अलग अलग? बिल्कुल अलग है। मेरे हाथ में नोटिस है, मैडम ने जो नोटिस भिजवाया था अपने वकील के थ्रू डेटेड 25/2/25, उसमें जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है और जो कहानी एफआईआर में दर्शाई गई है वो बिल्कुल अलग है। जो बच्चों पे आरोप लग रहे हैं कि वो मिलवाएंगे ऐसा आईपीएस है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनके बच्चे सामने लाके खड़े कर देती हूँ अगर मैडम उनको पहचान भी जाए तो। इनफैक्ट उन्होंने नोटिस में भी कहीं नहीं लिखा कि मैं उनके घर गई हूँ या उनकी वाइफ से मिली हूँ या उनके बच्चों से मिली हूँ। ये सब चीजें बाद में, मुझे नहीं समझ आ रहा कि किसने करवाई है। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि या तो वो कांग्रेस की नहीं रह पाई है, उसका उनको गुस्सा है, या फिर वो इलेक्शन हार गई है उस चीज का गुस्सा है, या क्या है, कोई कहानी कुछ और ही है और दर्शकों को कुछ और ही दर्शाया जा रहा आप है। ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर पब्लिसिटी करना चाह रही हैं वो अपनी? कुछ भी हो सकता है, अब उनकी क्या इंटेंशन है, आई कैन नॉट जज अपॉन, आई कैन नॉट कमेंट अपॉन दैट, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये मुकदमा जल्दबाजी में हुआ है। शायद सिर्फ पुलिस ने एक प्रेशर टैक्टिक्स के लिए किया होगा कि सोचा होगा हम इसको रख लेंगे और बुला के समझौता करा लेंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ तो है जो इसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज है जो शायद कहीं लीगली सस्टेन तो नहीं करेंगी। देख सकते हैं जो पूरे दोनों पक्ष आपके सामने रखे गए वर्जन। शारदा राठौर ने जो कंप्लेन दी उनमें साफ साफ उनका ये कहना है कि 10 लाख रुपए की जो है बड़े राष्ट्रीय नेताओं से मिलवाने के नाम पर उसमें 10 लाख रुपए की ठगी की गई। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे उन्हें 2 चेक मिले पर वो चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद सेक्टर 17 में के थाने में अब उन पे मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन वही हमने आपको
आरोपी पक्ष के लॉयर रुचि मुंजाल का ही बयान सुनाया। उनका साफ साफ ये कहना है कि जो नोटिस मिला है उसमें लैंग्वेज अलग है और जो कंप्लेन दी गई है उसकी भाषा अलग है, वो दोनों जगह कहीं भी मैच नहीं करती हैं। जल्दबाजी में ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। हालांकि क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो जांच का विषय है, क्योंकि अभी ये पूरा मामला जो है कोर्ट में किया जाएगा। इसमें जो भी अपडेट होगी जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।